नमस्कार। आज अपन यूओआरओ जो का पेपर हुआ था उसके कुछ प्रश्न हैं, व्याख्यात्मक प्रश्न, उनका पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे। कला और संस्कृति वाले प्रश्नों का, क्योंकि ये प्रश्न इस एग्जाम तक ही सीमित नहीं होते हैं। आगे अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, उसमें हमें काफ़ी इन प्रश्नों की सहायता मिलती है और इन प्रश्नों के माध्यम से अपन अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में परीक्षाएं हो रही हैं और जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है बोर्ड, वो किस तरह के प्रश्न पूछ सकता है। तो अपन चलते हैं बिना टाइम खराब किए प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सा मंदिर आमेर में स्थित है। सबसे पहले एक लाइन दे रखी है, थोड़ा सा उसको प्लस को सही कर देते हैं। निम्न में से कौन सा मंदिर आमेर में स्थित है। ज्यादा ही पतली हो गई, अब ठीक है। निम्न में से कौन सा मंदिर आमेर में स्थित है। आमेर में देखते हैं तो आमेर में सबसे पहले यहाँ लिखा है जगत शिरोमणि मंदिर। दूसरा है अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। तीसरा ऑप्शन लिखा है रक्त दंतिका माता का मंदिर। इसमें नीचे कूट बना के दे रखे हैं और आज के समय में जो प्रश्नों का लेवल है ये यही है। पहले ऑप्शन में अ ब और स दे रखा है, दूसरे में अ और ब दे रखा है, तीसरे में केवल ब दे रखा है, चौथे में केवल अ दे रखा है, पांचवा तो सबका है ही। तो थोड़ा सा अपन इसके बारे में देख लेते हैं। पहला मंदिर है जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर है ये वाला 425 साल पुराना है। ये आमेर में है और ये मंदिर मीरा और कृष्ण का मिश्रित मंदिर है, यानी कि मीरा और कृष्ण को समर्पित मंदिर है, आमेर में स्थित है। और इसी कारण इसको मीराबाई का मंदिर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मीरा मंदिर भी कहते हैं। और इसका निर्माण हुआ था वो महाराजा मानसिंह फर्स्ट की जो रानी थी कनकावती, उनके पुत्र के वियोग में उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये 3 मंजिला मंदिर है, 3 इमारती मंदिर है। और ये जो शैली में बना हुआ है वो महामारू शैली में बनाया गया है। और इसका निर्माण 1599 से स्टार्ट हुआ था और 1608 तक इसका निर्माण चला था। कम से कम इसको बनने में 9 साल लगे थे। अब 600 साल पहले अपन देखते हैं कि ये मीराबाई जिस मूर्ति की पूजा करती थी, जिस कृष्ण भगवान की मूर्ति की पूजा करती थी, वो वही मूर्ति आमेर में लाकर लगाई गई थी। और ऐसा माना जाता है कि ये काले पत्थर की मूर्ति है। वहाँ चित्तौड़ पर जब मुगलों का आक्रमण हुआ था उस समय मानसिंह ने वहां से उठा के यहाँ ले आए थे और फिर यहीं पर स्थापित कर दिया था। और एक अगला मंदिर है अपना, ये है अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। अंबिकेश्वर महादेव मंदिर है, ये भी आमेर में पड़ता है। आमेर से अपने सागर रोड की तरफ है, इस पर पड़ता है। और ये मंदिर शिव जी को समर्पित है। ये मंदिर किसको है? शिव जी को समर्पित है। ये शिव जी को समर्पित है। और एक ऐसी एक दंत कथा भी है कि द्वापर युग के अंदर कृष्ण भगवान ने इस मंदिर की स्थापना की थी। और इसका अपने को उल्लेख भी मिलता है भगवत पुराण के अंदर। भगवत पुराण में इसका उल्लेख भी मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि कृष्ण भगवान का जो मुंडन संस्कार होता है वो इसी मंदिर में हुआ था। और ये मंदिर 14 खंभों पर टिका हुआ है। और एक और बात, एक राजा थे काकिल देव,
वो ऐसे एक बार जंगल में जा रहे थे तो देखा कि गाय दूध दे रही है अपने आप, और जब वो जहां पर दूध दे रही थी उस जगह को खुदाई करवाई तो वहां से एक शिवलिंग मिला, और उस शिवलिंग को वापस इन्होंने स्थापित करके एक बड़ा मंदिर का निर्माण करवाया था। ऐसी भी एक दंत कथा है। तो कुल मिला के एक जगत शिरोमणि मंदिर, अंबिकेश्वर मंदिर, ये दोनों तो आमेर के। तीसरा मंदिर है रक्त दंतिका माता का मंदिर, ये बूंदी के अंदर आता है, बूंदी के अंदर संतूर नामक स्थान पर वहां पर है। तो दोनों ऑप्शन में से ये पहला और दूसरा सही है, तो दूसरा ऑप्शन मेरे हिसाब से सही होगा, इसका ब सही है। आगे चलते हैं और एक और बात बता देते हैं कि इसी के जगत शिरोमणि और एक जगत अंबिका मंदिर है, वो उदयपुर में है, और वो भी गुजरात प्रत्यार शैली में बना हुआ है, 10वीं शताब्दी का मंदिर है, और उसको मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं, वो भी नागर शैली के अंदर बना हुआ है। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये वाला मंदिर है, ये जगत शिरोमणि मंदिर है, और ये शिवजी वाला मंदिर है, ये भी शिवजी का मंदिर है, और ये भी जगत शिरोमणि मंदिर है। ये ऐसे फोटो दिखाए हैं स्लाइड में। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन निम्न में से किस किसान आंदोलन से कागड़ कांड का संबंध था? शेखावाटी, मारवाड़, बेंगू, बीकानेर, इनमें से ये पांचवा ऑप्शन नहीं आ रहा था, पांचवा ऑप्शन। तो इसका संबंध है वो अपने बीकानेर आंदोलन से है। इसकी एक घटना भी दिखा देते हैं कि बीकानेर की स्थापना 488 को हुई थी और बीकाजी के द्वारा करवाई गई थी। बीकानेर की स्थापना से पहले उस प्रदेश को जांगल प्रदेश कहते थे, और फिर एक बीकानेर रियासत बनाई गई। बीकानेर रियासत के अंदर भटनेर, गंगानगर और चूरू, इन तीनों को इंक्लूड किया गया। एक प्रथा होती है, ये आंदोलन क्यों हुए थे, तो उसका मेन रीजन है कि उस समय या तो कोई जागीरदार या कोई राजा वहां की आम जनता किसानों पर जबरदस्ती तरीके से टैक्स वसूली का काम चला रहे थे, तो उनके विरोध में किसान एकजुट होते और उन्होंने फिर आंदोलन शुरू किया। तो एक भूमि व्यवस्था के अंदर दो व्यवस्थाएं बीकानेर में चल रही थी। भूमि व्यवस्था में एक भूमि वो होती थी जिनका संबंध, भूमि को दो भागों में बांटा गया था। एक था जागीरदार वाली भूमि और एक थी खालसा। जो ये जागीरदार वाली थी ये तो सामंतों के अंडर में थी, और ये जो खालसा भूमि थी ये राजा के अंडर में। राजा ही यहाँ से टैक्स डायरेक्ट वसूलता था। फिर इनको वापस 4 भागों में बांट दिया जाता था, आसामी, मुकाती, भोम और माफी। और एक भू राजस्व की पद्धति में देखे तो सबसे पहले एक लाटा कोटा पद्धति तो सभी जानते हैं, एक बिठोड़ी होती है, एक कनकूत होती है, मुकाता होती है, और इन्हीं से किसानों का लगान वसूल करने का काम किया जाता था। अब लाटा कोटा में क्या होता था, लाटा कोटा प्रणाली होती थी, उसके अंदर जो अनुमान के आधार पर खड़ी फसल है उसका राजस्व निर्धारण करना, ये कोटा प्रणाली होती थी। और बटाई होती है एक प्रथा, जिसमें खेत को बांट दिया जाता था। खेत बटाई, रास बटाई, लंक बटाई के रूप में भी किसानों से भू राजस्व लिया जाता था। और एक है मुकाता प्रथा। मुकाता का मतलब मुंह से बोली, बोली व्यवस्था, बोल के आधार पर बोल देते भी इतने टैक्स देना है इसका। सामंत क्या करते थे, भू राजस्व वसूलने के लिए उस जमीन को किसी ठेके पे दे देते। ठेकेदार क्या करता, किसानों के पास जाता और उगी हुई फसल में से ज्यादा उनके साथ शोषण करता और टैक्स वसूलता। और एक और प्रथा थी बिठोड़ी प्रथा थी। इसमें क्या है, एक बीघे के आधार पर, बिगोड़ी मतलब, बिगोड़ी का मतलब ही बीघा होता है, बीघे के आधार पर का टैक्स वसूल करना। और ऐसे करते करते ज्यादा ही जब अत्याचार होने लगा इन प्रथाओं के माध्यम से, तो ये जागीरदार के विरोध में किसान थे कांगड़ गांव के,
तो वो चले गए बीकानेर महाराजा के पास में। उन्होंने इनकी शिकायत की कि भाई जागीरदार हमारे से ऐसे जबरदस्ती वसूल ले रहा, अकाल पड़ गया, खेत में उपज हुई नहीं। तो फिर राजा ने उनके सामने छूट दी थी। फिर जागीरदार को गुस्सा आया तो उसने ज्यादा ही अत्याचार कर दिया। तो इसका संबंध है बीकानेर से। ये बीकानेर वाला ही फोटो है, जन आंदोलन। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इनमें कुछ नहीं है, राजाओं का मिलान करना है। बाउक किस वंश से संबंधित था? रावसिया, बप्पा और वासुदेव। तो सीधा सीधा बाउक प्रतिहार था, रावसिया राठौड़ था, बप्पा गोयल था, वासुदेव चौहान थे। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगला प्रश्न है, ये फोटो दे रखा है, ये रावसिया है, ये बप्पा रावल है हरित ऋषि से आशीर्वाद लेते हुए, और ये वासुदेव। जैसे फोटो दिखाने के याद करने के लिए सही तरीका रहता है, इसलिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक राव राजा बिशन सिंह पर दबाव डालकर सती प्रथा के विरुद्ध में वातावरण तैयार करने की सफलता प्राप्त की? बूंदी के राजा थे राव बिशन सिंह, उस पर दबाव डाला गया कि सती प्रथा के विरोध में, कि सती प्रथा बंद होनी चाहिए उसके समय। तो ये कर्नल जेम्स टॉड है। फिर आगे आता है रानी रंग देवी का इतिहास। रानी रंग देवी, अलाउद्दीन खिलजी को नाम सुना ही होगा, अमीर देव का सुना ही होगा। इनका संबंध पूछा गया है तो अमीर देव का नाम लेते ही सभी को याद हो जाता है कि ये रणथंबोर की बात हो रही है। रणथंबोर अमीर की पत्नी थी रंग देवी, और 1301 के अंदर इन्होंने एकमात्र कह सकते हैं, पहला कह सकते हैं, जल जोहर किया था। जल जोहर इन्होंने किया था। और इनके साथ में और भी 12,000 स्त्रियों ने भी अग्नि के अंदर, किसी ने जल के अंदर कूद के अपने प्राणों की आहुति दी थी और जोहर किया था। क्या होता है, 1299 के अंदर जब खिलजी गुजरात पर अटैक करता है तो उस समय उसके कुछ दो मित्र भी कह सकते हैं, कोई बोलते हैं उसके दुश्मन थे। कहीं पर ऐसा मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने उनको भेजा था अमीर देव के पास में, उनको चरण दे दी। फिर उन्होंने वहां पर रह के विश्वासघात किया। पहले उनके किले लिए गए, फिर उनको वहां का कुछ कार्यभार दे दिया गया। मोहम्मद खान और कुबलू खान नाम थे उनका। और फिर वहां रहते रहते कहते हैं कि अमीर के ही दो सेनापति थे, रणमल और रतिपाल, उन्होंने विश्वासघात किया था। और उसके बाद में फिर अमीर देव हार जाता है। और उसमें कहीं कहीं ऐसा भी लिखता है कि रणमल और रतिपाल को खिलजी मार देता है, लेकिन मोहम्मद खान को और कुबलू खान को वो नहीं मारता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि वो इनकी मिली भगत थी। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, ये जोर का वर्णन मिलता है ना, इस जोर का वर्णन इस रंग देवी का वो हमें मिलता है। एक है अमीर ऑफ रणथंबोर, हरविलास सारस्वत की किताब, ये ग्रंथ है, उसके अंदर मिलता है। और एक ग्रंथ है अमीर रासो, जोधराज का है, अमीर रासो। जोधराज का। चलो अगला प्रश्न है, ये वाला जोर करते हैं, ये रानी को दिखाया गया है, ये किला है जो पीछे से कूद के इन्होंने जल जोर किया था। अगला प्रश्न है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं उस प्रश्न को। प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्न में से सही विकल्प को चुनाव कीजिए।
पहला ऑप्शन दे रखा है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के अथक प्रयासों से बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई। दूसरा ऑप्शन है कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। दोनों की बात करेंगे, धौलपुर की भी बात करेंगे और इसकी भी करेंगे। सबसे पहले अपन प्रजामंडल की बात करते हैं। धौलपुर प्रजामंडल दे रखा है, तो यहाँ पर धौलपुर के अंदर जन जागृति का जो कार्य स्टार्ट किया था वो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और उनके साथ एक यमुना प्रसाद शर्मा थे, इन्होंने मिलकर स्टार्ट किया। फिर जैसे ही 1910 के अंदर एक आसार सुधार समिति की स्थापना की गई, आसार सुधारणी सभा ये की गई थी 1910 के अंदर। ठीक है, इसके बाद में आर्य समाज की स्थापना 11 के अंदर, और उसके बाद में 18 के अंदर 1918 के अंदर सरदानंद के नेतृत्व में धौलपुर में स्वशासन हेतु आंदोलन चलाया गया। और उस समय जब आंदोलन चलाया गया था तो उस आंदोलन के अंदर और भी कार्यकर्ता थे। एक तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, एक जोरीलाल, एक इंदु पुरोहित और एक चतर सिंह और एक विष्णु स्वरूप वेद, एक राम दयाल थे। अब जो ज्वाला प्रसाद और जोरीलाल और इंदु राजपुरोहित थे, इन्होंने एक सभा की स्थापना की, वो थी नागरी प्रसारणी सभा, जो 1937 में बनाई गई थी। और 1936 के अंदर फिर कृष्णदत्त जी आए और कृष्णदत्त पालीवाल ने क्या किया, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कर दी। और जब स्थापना हुई थी 1936 के अंदर, तब इसके संस्थापक सदस्य और कौन कौन थे, तो एक तो था मूलचंद, एक था ज्वाला प्रसाद, एक था जोरीलाल इंदु, और फिर इसका जो हेडक्वार्टर रहा था वो रहा था तसीमो। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर तसीमो। फिर तसीमो कांड भी होता है 1947 के अंदर, तो वहां पर 5-6 लोग मान रहे जाते हैं, मतलब पंचम सिंह और सत्तर सिंह, ये 2 लोग वहां तिरंगे झंडे को लेकर शहीद हो जाते हैं। और फिर उनकी याद में प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को यहीं पर तसीमो के अंदर ही एक मेला लगता है, 11 अप्रैल प्रतिवर्ष लगता है 11 अप्रैल को। और फिर 1 नवंबर 1947 के अंदर राम मनोहर लोहिया साहब आए, उनकी अध्यक्षता के अंदर एक राजनीतिक सम्मेलन करवाया गया और उन्होंने कहा कि उत्तरदायी सरकार की मांग रखी राजा के सामने। राजा ने उस बात को मान भी लिया, लेकिन थोड़े दिन ही वो चली। और फिर राजा उदयपुर ने खुद ने ही 4 मार्च को उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात रख ली। परंतु हुआ क्या, 4 मार्च को तो उदयबान ने कहा कि ठीक है रख लो। 18 मार्च को क्या हुआ, मत्स्य संघ की स्थापना हो गई और जिसमें धौलपुर को मत्स्य संघ में मिला दिया गया। तो अपनी ये बात कहीं ना कहीं सत्य है कि इस स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल ने की थी। और दूसरा है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी है तो इनकी बात भी अपन देखते हैं। एक है बांसवाड़ा की बात, तो बांसवाड़ा की बात करते हैं तो सबसे पहले एक नाम आता है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का। बिल्कुल ये संस्थापक है, इनके साथ और भी लोग थे, उन्होंने भी इसकी स्थापना करने में मदद की थी और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे वो। इनको जब ये बांसवाड़ा बनाया गया प्रजामंडल, उस समय इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, वो बनाए गए थे विनोद चंद कोठारी को, विनोद चंद कोठारी। और एक शांत सेवा कुटीर की स्थापना की थी 1930 के अंदर सिमनलाल मालोत ने की थी। फिर सिमनलाल मालोत एक पत्रिका भी निकालते हैं सर्वोदय नाम से। और 1948 में वापस भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के नेतृत्व में उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी को सीएम बनाया जाता है और एक विकास मंत्री बनाया जाता है मोहनलाल त्रिवेदी और राजस्व मंत्री बनाया जाता है नटवरलाल भट्ट को बनाया जाता है। और फिर जागीरदारों को जो प्रतिनिधि करने के लिए थे उनको वो थे सत्तर सिंह जी। 48 दिन तक मंत्रिमंडल चला, कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन बाद में इस बांसवाड़ा का वापस राजस्थान संघ में विलय हो जाता है। अगला प्रश्न है, ये दोनों ही कथन सत्य है, तीसरा ऑप्शन सही। ये भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और फोटो दे रखे हैं। आगे अपन पढ़ते हैं राजस्थान
निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक संगीत का सुशीर वाद्य यंत्र है? राजस्थानी लोक कला का जो लोक संगीत का सुशीर वाद्य यंत्र, मतलब सुशीर का मतलब क्या है? मुंह से फूंक से बजाया जाने वाला। तो एक तो इसमें दे रखा है अलगोजा। अलगोजा है, ये हमारे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। और दूसरा, ये बांसुरी की तरह बजाया जाता है, मुंह से बजाया जाता है, नाक से भी बजाया जाता है, फूंक दे के बजाया जाता है, इसलिए ये सुशीर वाद्य यंत्र है। और इस अलगोजा के अंदर 7 छेद भी होते हैं और 4 छेद भी होते हैं। अभी अलगोजा का फोटो दिखाएंगे आपको थोड़ी देर में। एक है बपंग, बपंग है। और एक अलगोजा भील और कालबेलियों के द्वारा बजाया जाता है। 2020 के अंदर 5 रुपए का टिकट भी इस पे जारी किया गया था अलगोजा पे। और जो बपंग है, इसका मेन जादूगर कलाकार कह सकते हैं तो वो कहते हैं जहूर खान को, जो मेवात के हैं। और ये तत्ववादी यंत्र है। और सतारा और नड़, ये दोनों भी वापस, सतारा और नड़ ये भी सुशीरवादी यंत्र है। सतारा भी बांसुरी की तरह बजाया जाता है। और ये सतारा है, ये अलगोजा और बांसुरी का, या सॉरी शहनाई का मिश्रित रूप है। और ये बाड़मेर और जैसलमेर में ज्यादा बजाया जाता है सतारा। फिर सुशीरवादी यंत्र में जो अपन देखते हैं तो फूंक से बजाए जाने वाले, एक तो सतारा आ जाते हैं, पूंगी आ जाती है, अलगोजा आ जाता है, शहनाई आ जाती है, मसक आता है, टोटो आता है, नड़ आता है, एक मोरसंग आता है, बाकिया आता है, एक बंसी आती है, एक बेली आती है, एक मुरली आती है, शंख आता है, सिंगी आती है, एक तरई आती है, करना होता है, एक सुरनाई होती है, एक नागफणी होती है। ये सभी सुशीरवादी यंत्र है। तो इनमें से एक भपंग है, वो एक तत्ववादी यंत्र है, बाकी सब सुशीरवादी यंत्र है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला, तीसरा और चौथा, ये 4 नंबर ऑप्शन सही है। तत्ववादी यंत्र है तो तार लगे होता, तार से बजाया जाता है, जिसमें रावण हत्ता भी आता है, सारंगी भी आती है, जंतर आता है, एकतार आता है, सौतार आता है, कमाइचा है, तंदूरा है, भपंग है, रबाब है, एक रबाज है, सिकारा है, गुजरी है, और दुकाको है, सुरिंदा है। ये सब तत्ववादी यंत्र है। और अगला प्रश्न देखिए, ये बजा रहे हैं। हाँ, ये देखो, ये जो बजा रहा है ना नाक से, ये अलगोजा है, ये भपंग है, ये जो दूसरा अपने नड़ है, ये वाला, और ये सुशीरवादी यंत्र सतारा। ठीक है, ये देखो, ये अलगोजा के अंदर 4 छेद वाला दे रखा है, एक 7 छेद का भी आता है, 4 और 7। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, कितने छेद होते हैं अलगोजा में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहां पर है? कल्लाजी राठौड़ की जो समाधि है वो चित्तौड़गढ़ है। अब थोड़ा बहुत इसमें देख लेते हैं कि इनका जन्म कब होता है। तो 1601 के अंदर इनका जन्म होता है, विक्रम संवत 1601, 1544 ईस्वी में। और आश्विन शुक्ल अष्टमी को होता है। गांव होता है डूंगरपुर के अंदर, सामियानी गांव के अंदर होता है। इनके पिताजी का नाम आस सिंह जी होता है। ये मीरा जी इनकी बुआ लगती है। और कल्ला जी को किसका अवतार माना जाता है? शेषनाग का अवतार माना जाता है, शेषनाग का अवतार माना जाता है। और इनकी जो पूजा होती है वो नाग देवता के रूप में पूजा की जाती है। इनकी जो ये मूर्ति बनी हुई है, काले पत्थर की मूर्ति है। और इनके जो गुरु है उनका नाम था भैरवनाथ, योगी भैरवनाथ। और इनकी जो प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है वो केसर चढ़ता है एक, और दूसरा एक अफीम, ये दोनों ज्यादा चढ़ते हैं। और इनकी कुल देवी नागणी सी माता, क्योंकि राठौड़ थे, राठौड़ों की कुल देवी नागणी सी माता। और एक इनका जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, ये योग और जड़ी बूटी का इनको विशेष ज्ञान था, योग विद्या में प्रवीण थे। और इनके पास में ही जो चित्तौड़गढ़ में इनकी रानी का चबूतरा भी बना, माँ सती हुई थी इनके पीछे, उनका नाम था कृष्णा जी, उनका भी बना है। और इनका जो ऐसा गांव है, जागीरी गांव है, वो रुंडेला है। तो ऐसा कहते हैं कि जब कल्लाजी राठौड़ युद्ध लड़ते हुए बिना सर इनका
धड़ जो गया था रुंडेला तक लड़ता हुआ चला गया था। और इनकी समाधि चित्तौड़ में है। और ये जब कब लड़े थे तो 1567-68 के अंदर जब अकबर ने चित्तौड़ पर अटैक किया था, उस समय ये जयमल जी जब घायल हो जाते हैं तो उनको अपने कंधों पे बिठाते हैं और इसीलिए इनको चार हाथों वाले देवता भी कहते हैं। और ये लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, ये कल्ला जी देखो नाग के रूप में बैठे हैं, ये चार हाथों वाले देवता जयमल राठौड़ के कंधों पे, जयमल राठौड़ को अपने कंधों पे बिठाया और फिर युद्ध लड़ रहे हैं। इधर ये इनका छतरी बनी हुई चित्तौड़ के अंदर। अब है अगला प्रश्न है, नाना साहब का जालरा। नाना साहब का जालरा एवं इब्राहिम का जालरा नामक जलाशय कहां पर स्थित है? ये दोनों ही जलाशय कहां पर स्थित हैं? गागरोन में, तारागढ़ में, बयाना में, जयगढ़ में। देख लेते हैं एक बार। ये है अजमेर के अंदर, तारागढ़ के अंदर, तारागढ़ के अंदर है। और ऐसे ही तारागढ़ में 5 जलाशय और है, टोटल 5 हैं। तो एक नाना जी का है, एक इब्राहिम जी का है, एक गोल जालरा है, एक बड़ा जालरा है और एक और भी जालरा है। और जो अजमेर का दुर्ग है उसको गढ़ बीटली भी कहते हैं। अब राणा सांगा का जो भाई था पृथ्वीराज, उसने अपनी पत्नी के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा था। और ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा कहते हैं गोपीनाथ शर्मा। और फिर यहाँ पर एक मीरान साहब की दरगाह भी बनी हुई है और उनके पास में उनके घोड़े की मजार भी बनी हुई है। मीरान साहब कौन थे? 1202 के अंदर इन्होंने किले की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये भी बात अपने को कौन कहते हैं? गोपीनाथ शर्मा कहते कि मीरान साहब 1202 के अंदर किले की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। फिर अन्य स्थल यहाँ पर और भी बने हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो एक रूठी रानी। रूठी रानी कौन सी? वही मालदेव की पत्नी उमा दे। रूठी रानी की छतरी भी बनी हुई यहाँ पर। एक पृथ्वीराज का स्मारक बना हुआ है और एक शीश खान की गुफा भी है यहाँ। शीश या शीशा खान की गुफा ये यहाँ पर बनी हुई है अजमेर दुर्ग के अंदर। और दूसरी बात क्या है? दारा सिको। दारा सिको का जो जन्म हुआ था वो यहीं पर हुआ था। दारा सिको कौन? शाहजहां का पुत्र। ठीक है। और भारत का प्रथम गिरि दुर्ग हरविलास शारदा ने इसको कहा है। हरविलास शारदा ने इसको क्या कहा? प्रथम गिरि दुर्ग। क्योंकि सर्वाधिक आक्रमण किसी ने झेले हैं तो इस दुर्ग में झेले। और राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं, वो कहने वाले विसेप एबर जिब्राल्टर कहता है इसको। इतनी बातें तारागढ़ के बारे में। अगला प्रश्न, ये तारागढ़ दुर्ग यहाँ पर ये मजार बनी हुई है, मीरान साहब की बनी हुई है। ये तारागढ़ का दुर्ग है। यहाँ बाहर ये जलाशय है पूरे। इधर ये दुर्ग है, ये भी दुर्ग। निम्नलिखित में से कौन वृद्ध राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष रहा? तो जयनारायण व्यास, सरदार पटेल, हीरालाल शास्त्री, राम मनोहर लोहिया, अनुत्रित। नहीं आता है तो फिर अनुरुति जी होगा। तो इनमें से अपन पढ़ते हैं, चौथे चरण की बात करते हैं। चौथे चरण के अंदर ये 30 मार्च 1949 को वर्त राजस्थान संघ का चतुर्थ चरण का निर्माण हुआ था। और इसके अंदर जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर ये शामिल किए गए। क्यों शामिल किए? एक ऐसी रियासत और भी थी जो सिरोही थी, उनको पहले ही बॉम्बे सरकार को सौंप दिया गया था मई 1948 के अंदर। फिर और फिर एक ये जैसलमेर रहा था, जैसलमेर भारत सरकार के हाथ में चला गया था। बीकानेर और जोधपुर थी, इनको स्वतंत्र रख दिया गया था, फिर आप स्वतंत्र रह सकते हो। और जयपुर था, यहाँ पर जनता और जनप्रतिनिधि थे, इन्होंने मिलके वर्त राजस्थान में इसका विलय करवा दिया गया और फिर वर्त राजस्थान का निर्माण हो गया था।
तो कुल मिला के इन सभी को मिला के वर्त राजस्थान का निर्माण होता है। और ये एक समाजवादी दल के नेता थे राम मनोहर लोहिया साहब, ठीक है। और उन्होंने राजस्थान आंदोलन समिति के अध्यक्ष रहे और इसके अंदर जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और मत्स्य संघ को मिलाकर संयुक्त राजस्थान बना दिया। फिर जनवरी 1949 के अंदर उदयपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वर्त राजस्थान की घोषणा कर दी और जिसमें कहा गया कि जयपुर के महाराजा स्वयं मान सिंह जी को आजीवन राज प्रमुख बनाया जाएगा और उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया जाएगा। और जो आगे जोधपुर के महाराजा थे हनुमंत सिंह जी, इनको वरिष्ठ उपराज्य प्रमुख बनाया गया और इनके साथ साथ में कोटा के जो महाराव भीम सिंह थे उनको भी वरिष्ठ उपराज्य प्रमुख बनाया गया। और बूंदी और डूंगरपुर, बूंदी के बहादुर सिंह, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, इन दोनों को कनिष्ठ उपराज्य प्रमुख बनाया गया। अब ये है अपना चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949 वर्त राजस्थान, जो ये मैप में दिख रहा है ये वाला लगभग। अब राजधानी के देखें तो राजधानी के समय क्या हुआ था, विवाद हो गया। किसमें विवाद हुआ था? वो हुआ था जोधपुर और जयपुर के मध्य, जयपुर और जोधपुर के मध्य विवाद हो गया, भाई कैपिटल कौन सी होनी चाहिए। तो सरदार पटेल ने एक समिति बनाई, उसमें रियासती विभाग इनको ही दे रखा था सरदार पटेल को, और इन्होंने एक BR पटेल समिति बनाई और जिसमें कहा गया कि जयपुर को क्या बनाया गया, राजधानी, जयपुर को बनाया गया राजधानी। और इसके जो एक समिति बनाई गई थी BR पटेल समिति, उनमें BR पटेल एक जो पंजाब के मुख्य सचिव हुआ करते थे वो सदस्य थे, लेफ्टिनेंट कर्नल SC पुरी सदस्य थे, एक SP चिन्ना करके सदस्य थे। इन्होंने मिलकर फिर राजधानी को कन्वर्ट किया है, कहां पर करवा दिया, जयपुर के अंदर। और फिर कहा कि अगर जयपुर को ही दे दिया है राजधानी तो फिर जोधपुर को क्या दिया जाएगा, बीकानेर को क्या बनाया जाएगा। तो ऐसे करके उन्होंने एकीकरण पूर्ण होने के पश्चात में फिर एक और विवाद उत्पन्न हो गया, वो हुआ था अजमेर और जयपुर के मध्य। फिर इन्होंने एक समिति बनाई, वो थी सत्यनारायण राव समिति, P सत्यनारायण राव समिति। ये P सत्यनारायण एक सदस्य थे और एक और सदस्य थे विश्वनाथन, और एक और थे VK गुप्ता, V विश्वनाथन, P सत्यनारायण राव, ये 3 सदस्य थे। इन्होंने निर्णय लिया कि जयपुर को राजधानी बनाएंगे और अजमेर के अंदर राजस्व मंडल दे दिया जाएगा और RPSC का जो कार्यालय होगा, RPSC इसका जो कार्यालय होगा वो अजमेर के अंदर होगा। और जोधपुर को हाईकोर्ट दिया गया कि भाई जो जोधपुर के अंदर हाईकोर्ट होगा। और फिर 30 मार्च 1949 के अंदर सिटी पैलेस जयपुर में वर्त राजस्थान का उद्घाटन किया गया और इसी दिन 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और हीरालाल शास्त्री को CM बनाया गया और हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल का गठन किया गया। और फिर उसके बाद चलते हैं अपन, अगला प्रश्न है, लाडली दास निम्न में से किस चित्र शैली का चित्रकार था? लाडली दास किस चित्रशैली का चित्रकार था? किशनगढ़, जैसलमेर और बूंदी, अलवर, इनमें से अनुरूपित प्रश्न दे रखा है। तो लाडली दास था वो किशनगढ़ से संबंधित थे। अब उदय सिंह जोधपुर के महाराजा थे, उनके पुत्र थे किशन सिंह जी, वो 1609 के अंदर किशनगढ़ की स्थापना करते हैं। और इनकर ऊपर ज्यादातर जो प्रभाव है वो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव। और चित्रकला में प्रमुख जो विषय बनाया गया वो राधा और कृष्ण को मनाया गया। भारतीय कला के इतिहास में जो किशनगढ़ की जो चित्रशैला है उसको क्या कहा गया है? लघु आश्रय कहा गया। और इस चित्रशैली के अंदर जो सबसे ज्यादा योगदान रहा वो एरिक डिक्सन का और फयाज अली का रहा है। और
यहाँ का जो राजा सावंत सिंह, उन्होंने सर्वाधिक सर्वाधिक मात्रा में जो चित्रकार और स्वयं भी चित्रकार था, चित्रकारों को भी महत्व दिया, और सर्वाधिक जो विकास हुआ चित्रकला का वो इनके समय में, ये सावंत सिंह के समय। अब एक चित्रकार नियाल चंद, उनका एक चित्र है बणी ठणी। ये जो फोटो में दिख रहा है बणी ठणी वाला, ये फोटो दिख रहा है, ठीक है। एक और प्रमुख चित्रित ग्रंथ है, वो है चांदनी रात की संगोष्ठी। चांदनी रात की संगीत गोष्ठी, ये प्रमुख चित्रित ग्रंथ है यहाँ का बणी ठणी। और बणी ठणी है नागरीदास की प्रेमिका के ऊपर बनाया गया फोटो है, और राधा और कृष्ण के रूप में इनको चित्रित किया गया है। और इसके बाद में यहाँ के और अन्य चित्रकार थे, वो कौन कौन थे, तो वो यहाँ और अन्य चित्रकार कौन कौन थे, तो अन्य चित्रकारों के अंदर एक तो अमीर चंद, एक आता है छोटू, एक आता है सुरताराम, एक आता है धन्ना, एक आता है भंवरलाल, एक आता है नानक राम, एक आता है सुरध्वज, एक आता है बदन सिंह, एक नियाल चंद, सीताराम, अमरू, सूरजमल, रामनाथ, स्वयंराम, तुलसीदास, ये सभी चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, ये बणी ठणी किशनगढ़ शैली का फोटो है। आगे है अबेड़ा महल कहाँ पर स्थित है, अबेड़ा महल कहाँ पर स्थित है, अबेड़ा महल कोटा के अंदर स्थित है। फोटो देख लेते हैं अबेड़ा महल, ये रहा फोटो, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुरुषों के वस्त्र नहीं है, जामा, सोगा, अंगर की, लप्पा। जामा भी है, सोगा भी है, अंगर भी है, ये लप्पा नहीं है, ठीक है। तो केवल द होगा इसका आंसर। थोड़ा इसका विस्तृत देख लेते हैं। तो पुरुषों के आभूषण में देखते हैं तो एक होता है आत्म सुख। आत्म सुख होता है, ये सर्दी में पहले जाता है, गले से लेकर टखनों तक इसका ये पूरा एकल होता है वस्त्र। और सबसे जो प्राचीन आत्म सुख है वो जयपुर के अंदर है, जयपुर में सिटी पैलेस में पड़ा है आज भी। और एक होता है पसेवड़ा, आदमी क्या कहते हैं, पसेवड़ा। पसेवड़ा है, एक है भाखला, एक है जामा। जामा अपने दे रखा है, जामा शरीर का ऊपरी भाग में पहना जाता है, या तो युद्ध में पहना जाता है या फिर विवाह के समय ये पहना जाता है, ठीक है। और दूसरा है सोगा। दूसरा है सोगा, जामा हो गया जो युद्ध या विवाह के समय पहना जाता है, और ये सोगा है, ये शरीर के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है, साई परिवार होते हैं वही पहनते हैं। और सबसे अगर बड़ा सागा था, सोगा था किसी का, तो वो था जो जयपुर के महाराजा सोई माधो सिंह का, जो विश्व का सबसे बड़ा सोगा माना जाता है। एक होता है अंगरखी, गांव में इसको बुगतरी कहते हैं, और इसका ये अस्कन के जैसा ही होता है। अब वर्तमान में जो अपन अस्कन पहनते हैं वो अंगरखी, ठीक है। और ये सफेद धागे से इसके ऊपर कढ़ाई की जाती है। और उसके बाद में एक प्रसिद्ध अंगरखी है, वो है फर्रुखशाही। और एक और आता है कमरबंद या पटका, एक आता है गुगी बरसाती, एक आता है सुथना, ठीक है। एक आता है बिरजिस, ये जींस के जैसी होती है जो घोड़ों को चलाते समय पहनी जाती है।
एक होती धोती, एक होती शेरवानी, किसी ने शेरवानी पहनी होगी। एक होता है खेस, जो कंधों पे रखा जाता सर्दी के समय, खेस। एक होता है दातिया, एक होता है अमोवा, एक होता है मल्लेगिरी कह सकते हैं या मलागिरी। एक होता है कोपिन, जो साधु संत पहनते हैं, कोपिन, ये साधु संतों का वस्त्र है। एक होता है गुलीबंद, जो सर्दी के समय कान नाक ढकने के काम आता है। तो अपने को समझ में आ गया इनमें कौन सा नहीं है, लप्पा नहीं है। आदिवासी जो पुरुष होते हैं वो फालू पहनते हैं, भील जनजातियों में अंगोसा होता है फालू। एक होता है डेपाला, ये डेपाला होता है तंग धोती, ठीक है, तंग धोती होती है वो डेपाला। तंग धोती को डेपाला कहते हैं। और एक होती है ढीली ढीली धोती पहनती है ना, उसको बोलते हैं खेयातू। ये सभी आदिवासियों के, भील जनजाति। एक होता है पोतिया, पोतिया सिर पे पहना जाता पगड़ी। एक होता है अंगरखा, जो शरीर पे पहनते हैं। अगला प्रश्न, ये जोधपुरी सूट है, ये सही परिवारों के द्वारा वो पहना जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मालव संवत, यानी ये विक्रम संवत की बात करता है। मालव संवत का प्रारंभ गलत, पहला ही ऑप्शन गलत है। मालवों ने ये 78 नहीं है, यहाँ पर 57 ईस्वी होना चाहिए था। मालवों ने वैदिक यज्ञ परंपरा का समर्थन देना जारी रखा, यह कथन सही है। मालव सिक्कों पर सूर्य और बोधि के वृक्ष अंकित है, यह भी कथन सही है। मालव सिक्कों पर सेनापतियों के भी फोटो अंकित है, यह भी कथन सही है। ये देखो, ये सेनापतियों के, ये खुद के विक्रम संवत जो चंद्रगुप्त सेकंड, जिसने अपने खुद को विक्रमादित्य की उपाधि दी और उन्हीं के नाम पर विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था, ये उनका फोटो है और ये सिक्कों पर उनके फोटो छपे हुए। निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया। इन्होंने कहा कि मुगल सेना नायक को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने जो परास्त किया था वो कौन था, तो वो था सुल्तान खान, जिसको पूरा ही काट दिया था घोड़े सहित। ये देखो पूरा फोटो है, इसके दो टुकड़े कर दिए थे। और दिवेर के युद्ध में एक अमर सिंह ने भी ये भाला लगाया था, जिसको बाद में बहुत तड़पा तड़पा के मारा गया था बेचारे को। अगला प्रश्न है, चलो थोड़ा दिवेर के युद्ध के बारे में देख लेते हैं अगले प्रश्न से पहले। दिवेर का युद्ध 1582 के अंदर हुआ था, ठीक है, और कुंभलगढ़ के आसपास ही लड़ा गया था। और अमर काव्य के अनुसार 1582 में प्रताप और मुगलों के बीच में दिवेर का युद्ध लड़ा गया था। और सूबेदार सुल्तान खान वर्सेस अमर सिंह, इसमें सुल्तान खान घोड़े सहित मारा गया था। और कर्नल टोड ने इस युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक माना है। और दूसरा नाम ये भी दिया कि यूनान का मैराथन के समान इसकी तुलना भी की। और फिर मेवाड़ पर 1585 के बाद अकबर ने कोई भी अटैक नहीं किया था। और 1585 के बाद का शांति काल कहा जाता है। और उसी में महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी ट्रांसफर की थी चावंड, ठीक है, चावंड में अपनी राजधानी ट्रांसफर की। फिर चामुंडा माता का एक मंदिर भी बनवाया था। ये प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। दरबारी विद्वान कौन कौन थे तो चक्रपाणी मिश्र और जीवधर इसके महाराणा प्रताप के दरबारी कवि रहे हैं। और चक्रपाणी की तो ग्रंथ भी बढ़िया बढ़िया है। एक है राज्याभिषेक पद्धति, एक मूर्तमाला, एक व्यवहार द्रंश, एक विश्व वल्लभ। और जीवधर का है अमरसार। और 19 जनवरी 1597 के अंदर प्रताप की मृत्यु हो जाती है, मात्र 57 वर्ष। और फिर उनकी छतरी बनी गई है छोटी सी, एक बारडोली के अंदर एक नदी के नाले के किनारे पे बनी है। और कर्नल टोड तो ये भी कहता है कि पिछोला झील की जो पाल है उसके में जो महल बने हुए वहां पर राणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। ये कहीं भी अपन सही नहीं मान सकते इस बात को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। त्याग भूमि, अखंड भारत और आर्य मार्तंड, ये सभी किसके समाचार पत्र हैं, यही पूछा गया।
तो अखंड भारत जयनारायण व्यास का है, त्याग भूमि हीरालाल शास्त्री की है और आर्य मार्तंड राम से शर्मा का। त्याग भूमि को अजमेर से निकाला जाता था और 1927 हिंदी में प्रकाशित होता था। और दो लोग और भी इनके साथ में, हरिभाऊ उपाध्याय, श्यामानंद भी थे। और आर्य मार्तंड राम साय शर्मा के द्वारा 23 के अंदर इसको निकाला गया था। और एक उदंड मार्तंड था जो भारत का पहला हिंदी का समाचार पत्र था, जो 1826 के अंदर निकाला गया था। और अखंड भारत तो है ही अपना, जयनारायण व्यास बम्बई से निकलता था। तो दूसरा ऑप्शन सही। ये फोटो दे रखे अखंड भारत, त्याग भूमि, आर्य मार्तंड, जयनारायण व्यास का फोटो। फिर है मध्यकालीन राजस्थान के भूमि और राजस्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उपजाऊ भूमि माल और पहाड़ी भूमि मगरा कहलाती है, बिल्कुल सही। सर्दी में पैदा फसल सियाड़ू और गर्मी के अंदर जो फसल पैदा होती थी उसको उनाड़ू कहते हैं, बिल्कुल कथन सही है। और अगला प्रश्न है, एक ऑप्शन दे रखा है, वो है उपज पर कर का निर्धारण लाटा कोटा प्रणाली से होता था, यह भी कथन सत्य है। अ, ब और स तीनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न है, ये फोटो दे रखे हैं, कटाई के और लाटा कुटा पद्धति दिखाई गई है कि यहाँ खड़ी फसल के सामने अनुमान लगा देते थे। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमिलित नहीं है, सॉरी सुमिलित है? राजरूपक कवि वीर बाण की है, सूरज प्रकाश करणीदान की है और राम रंजट सूर्यमल मिश्रण की। ये तीनों ही सही है, ब ऑप्शन। ये फोटो है राजरूपक, ये सूरज प्रकाश, ये राम रंजाट। आड़ है राजस्थान के आड़ पुरातात्विक स्थलों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? असत्य है, असत्य पूछा है इसमें। यहाँ से सावल, जंगली जानवर और मवेशियों के साक्ष्य प्राप्त हुए, कथन सत्य है। ताम्र उपकरण कुल्हाड़ी, अंगूठा, चूड़ियां यहाँ से पाई जाती, तांबे के उपकरण मिलते थे, बिल्कुल कथन सही है। आड़ आपने कांस्य के प्रचुर भंडार, कांसा यहाँ नहीं मिलता था, यहाँ तांबा मिलता था, यह कथन गलत हो गया। आड़ सभ्यता बनास और उससे सहायक नदियों पर स्थित है, यह भी कथन सत्य। तो आड़ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आयड़ नदी के किनारे है और बनास नदी के किनारे होने के कारण इसको बनास सभ्यता भी कहते हैं। तांबे की अधिकता के कारण इसको ताम्रवर्ती पहले नाम था, फिर आयड़ पड़ गया, आयड़ नदी के किनारे था। 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास इसको तो आघाटपुर भी कहते थे, आघाटपुर भी कहते थे, धूलकोट भी कहते थे और आगटपुर भी कहते थे। इसका उत्खनन करने वाले कौन थे? तो वो थे अक्षय कीर्ति व्यास और रतनचंद अग्रवाल और एस.डी. चांकलिया। ये 3 विद्वान थे जिन्होंने इसका उत्खनन किया था। इस पर लेयर कितने मिले? तो 8 स्तर मिले। हड़प्पा से कितने मिलते हैं? 5। और यहाँ पर लाल और काले, लाल काले और भूले मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। और अनाज रखने के जो मृत भांड मिले उनको क्या कहते थे? गोरे या बगोट। जिसमें अनाज डाला था उसको क्या कहते थे? गोरे या बगोट। फिर टेराकोटा की एक प्रसव आकृति भी मिली यहां से, बैल की, जिसको बुनासिलियल बुल, वो बैल भी कहते हैं इसको, बनासिलियल बुल बैल। और तांबे के उपकरण तो मिले ही यहाँ से, कुल्हाड़ी, अंगूठियां, चूड़ियां प्रश्न में था ही। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जहूर खान मेवाती किस लोकवाद्य यंत्र के परंपरागत कलाकार हैं? रावण हत्ता, अलगोजा, बपंग, पुंगी। ये फोटो दे रखा है इनका, जहूर खान का। तो ये किसके थे? बपंग के, ये बपंग है।
बभंग तत्ववादी यंत्र है, ठीक है, बताया हुआ है पहले, कोई दिक्कत नहीं। ये रावण होता है, ये पुंगी है, ये पुंगी और है बीणे। आज की क्लास इतनी है। आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं तो कमेंट सेशन में जरूर बताना।